हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आज फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और इंटरेस्टिंग रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। हमारी कहानी के अब तक के सभी पार्ट्स में आपने देखा है किस तरह से निखिल और फातिमा एक दूसरे से मिलते हैं, किस तरह से निखिल को ये पता लगता है कि उससे एक जिन प्यार करती है और वो उसे दुनिया की सारी खुशियां दे रही है। लेकिन ये खुशियां कितने दिनों तक टिक पाएंगी? क्या ये हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे? ये सुनते हैं कहानी के इस आखिरी पार्ट में। और उसके बाद तुरंत उन्होंने अपना फोन निकाला, निखिल के फादर को फोन किया और कहा, आप जल्दी से किसी मौलाना या तांत्रिक का नंबर निकालिए, एक बहुत बड़ी मुश्किल आन पड़ी है हमारे बेटे के ऊपर, उसके ऊपर किसी का साया है। अब ये सुनकर उसके फादर वहां पर डर गए। पूछा कि क्या हुआ बताओ। तो उन्होंने बोला कि अभी बताने का टाइम नहीं है, आप बस कैसे भी करके एक बड़े मौलाना या फिर तांत्रिक का नंबर ढूंढिए। और इधर निखिल को पकड़कर वो सिर्फ फातिमा को घूरे जा रही थी गुस्से की नजरों से, और उससे कहती है कि क्या बिगाड़ा है मेरे बेटे ने तेरा। फातिमा ने कहा कि प्लीज मॉम, आप ऐसा ना बोलिए, हम इनसे सच्चा प्यार करते हैं, हम इनके बारे में कुछ गलत सोच भी नहीं सकते हैं। यही सब इन दोनों के बीच में चल रहा था। करीबन 25 मिनट के बाद निखिल के डैड का वापस से कॉल आया। उन्होंने उनकी मदर से कहा कि एक बड़े झाड़ फूक करने वाले मौलाना का नंबर मिल गया है, पर बात क्या है मैं बताऊं क्या उन्हें। इसके बाद निखिल की मदर ने उनको डिटेल में सब कुछ बता दिया। ये सुनकर उधर निखिल के पापा के भी हाथ पैर कांप गए, उनके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। जैसे तैसे उन्होंने होश संभाला और वो जो मौलाना का नंबर उन्हें मिला था उन्हें कॉल पे सब कुछ बताया। फिर करीबन 8-10 मिनट के बाद निखिल के फादर का वापस से कॉल आया और उन्होंने निखिल की मदर से कहा कि उन मौलाना ने कहा है कि जितना जल्दी हो उतने जल्दी फौरन अपने लड़के को और उस लड़की को लेकर मेरे पास आओ। वो लड़की चाहे कितना भी मना करे, पर बहला फुसला के उसे मेरे पास ले आओ। उसके बाद निखिल के फादर ने कहा कि मैं अभी फिलहाल बाहर हूं और वहां नहीं पहुंच सकता, लेकिन मैंने भाई साहब यानी निखिल के ताऊजी को सब कुछ बता दिया है और वो भेजा है तुम लोगों को लेने के लिए। अच्छा, ये सारी बातें सिर्फ निखिल की मॉम सुन रही थी और शायद फातिमा, जिसके पास अब सुनने की पावर थी। लेकिन उन्होंने स्मार्ट बनते हुए धीरे से पंडित जी को सारी बातें बताई और फिर वो बाहर निकलकर निखिल का हाथ पकड़कर मंदिर पे जो बेंच लगी होती वहां पर जाकर बैठ गई। फातिमा भी इनके सामने वाली बेंच पर आकर बैठ गई। और अब निखिल का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक, क्या कहे क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और सामने फातिमा बस रोए जा रही थी। निखिल की मदर उसका हाथ अपने यहां बगल में टाइट से पकड़ के भगवान का नाम लेने लग गई थी, और निखिल फातिमा को देखे जा रहा था और वो मन से चाह रहा था कि फातिमा उससे दूर ना हो, क्योंकि फातिमा ने उसके लिए अपना घर परिवार सब छोड़ दिया है, उसे इतना कुछ दिया है, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, उससे इतना सच्चा प्यार किया, और वो भी उसे बहुत चाहने लगा था। उसने वापस से अपनी मदर को समझाने की कोशिश की, उसे सब कुछ बताया जो फातिमा ने अब तक उसके लिए किया, पर उसकी मदर सुनना ही नहीं चाहती थी। उन्होंने गुस्से में कहा, बेवकूफ है क्या, दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? नानू, वो कोई लड़की नहीं, वो एक जिन है, उसने तुझे भ्रम में बांध दिया है जिससे तू कभी बाहर ही ना निकल पाए, उसके बाद वो तुझे जान से मार देगी। ये कहकर उसकी माँ और फूट फूट कर रोने लगी। पर अब निखिल ने भी ठान लिया था। उसने कहा, ठीक है मॉम, मैं आपकी बात मानूंगा, लेकिन एक बार, बस एक बार मुझे उनसे बात करने दीजिए। उसकी मदर ने मना कर दिया साफ साफ, नहीं, तू अब उसके पास भी नहीं जाएगा, वो तेरे खून की प्यासी है, अगर आज मंदिर नहीं आते तो उसकी असल सच्चाई कभी सामने नहीं आती। भगवान का लाख लाख शुक्र है आज मैं उसे पकड़कर यहां मंदिर में ले आई। उनकी बात सुनकर फातिमा और जोर जोर से रोने लगी। निखिल थोड़ी देर रुका और फिर से उसने अपनी मॉम से रिक्वेस्ट की, बस एक बार मुझे बात करने दो माँ उनसे। ये बोलते ही उसके बाद फिर से उसका लेफ्ट हैंड वापस से और कस के पकड़ लिया और वो लगातार भगवान का नाम लिए जा रही थी। निखिल की रिक्वेस्ट पर उसकी मदर ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। इसके बाद निखिल ने गुस्से में कहा, माँ अब आप कुछ ज्यादा ही कर रही हो, आपको कोई हक नहीं है। जितनी देर में निखिल की बात पूरी, उसके कान पे एक चट्टाक से गाल पे थप्पड़ पड़ा और उन्होंने उसको और कस के पकड़ लिया। इतने में फातिमा ने कहा, आप उन्हें मत मारिए, उनकी कोई गलती नहीं है, उनके साथ कोई इस तरह बर्ताव करे हमें बिल्कुल पसंद नहीं, चाहे फिर वो कोई भी हो।
निखिल की मदर ने उसकी बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और फिर अपने में गाली देते हुए कहा, अब ये सिखाएगी मुझे कि अपने बेटे बेटे से कैसा बर्ताव करना है। ये सब देखकर अब निखिल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उसे फातिमा से बस एक बार बात करनी थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करे। उसकी मॉम तो उसे जाने ही नहीं दे रही थी उसके आसपास भी। और निखिल को फातिमा को एक जरूरी बात बतानी थी। निखिल फातिमा को और फातिमा निखिल को देख रही थी। फातिमा की आंखों में अब भी आंसू थे। तभी निखिल को याद आया कि फातिमा बार बार कहती थी कि वो उसके मन को, उसके दिमाग को पढ़ सकती है। निखिल ने मन ही मन फातिमा का नाम लिया, फातिमा, फातिमा। तभी निखिल कानों में फातिमा की आवाज आई, हाँ बोली निखिल। अब ये दोनों बिना बोले एक दूसरे से मन ही मन में बात कर रहे थे। निखिल ने कहा, आप रोइए मत और ध्यान से मेरी बात सुनिए। फातिमा ने कहा, बोलिए। निखिल कहता है, मुझे लग रहा है मॉम हमें किसी तांत्रिक या मौलाना के पास ले जाने वाली है। शायद वहां जाके हमें एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करें। आप में इतनी ताकत तो है ना कि उनका मंत्र आप पे चल ना पाए। फातिमा ने कहा, हाँ है, मगर उन्होंने अगर आपकी कसम पकड़ा दी तो मजबूरन हमें जाना होगा। तो अगर कोई और तरीका ना बचे तो आखिर में बोल दीजिए कि अगर मैं आपका नहीं हो सकता तो किसी और का भी नहीं, हम इसकी जान ले लेंगे। तो फातिमा कहती, नहीं नहीं, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। आप ये क्या बोल रहे हैं, ये सब हमसे नहीं होगा। तो निखिल ने कहा, तो क्या आप मुझसे दूर जाना चाहती हैं? फातिमा कहती, नहीं, हम आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। तो निखिल बोलता, इसलिए तो आपको समझा रहा हूं, आपको ये बोलना ही होगा। मैं भी आपको छोड़ना नहीं चाहता हूं। तो फातिमा ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, हम आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे और ना ही आपको कुछ होने देंगे। इसके करीबन 10 मिनट के बाद निखिल के ताऊजी आ गए। उन्होंने इन दोनों को देखा और उन्होंने बताया कि मेरे पास हरमीत का कॉल आया था। उसने मुझे कुछ कुछ चीजें तो बताई, कहा बहुत अर्जेंट काम था। उसने उन्होंने निखिल की तरफ देखा और बोले, नानू बेटा क्या हुआ, सब ठीक तो है? इसके बाद निखिल की मॉम ने साइड में ले जाके उनको सब कुछ बताया और साथ ही साथ उन्होंने निखिल का हाथ भी कस के पकड़ रखा था। जैसे ही निखिल के ताऊजी ने पूरी बात सुनी, भाई साहब डर के मारे उनके भी पसीने छूट गए। वो भी फातिमा को देखने लगे कि ये जिन है। उन्होंने कहा, चलो चलो तुरंत चलते हैं। अब ये सब गाड़ी में बैठे, निखिल ताऊजी के साथ आगे बैठा, पीछे फातिमा और निखिल की मदर बैठी। और निखिल की मदर बिल्कुल दूर होकर, जो सीट होती बिल्कुल कोने में चिपक कर बैठी हुई थी, और ताकि वो फातिमा को बिल्कुल टच भी नहीं कर पाए। पूरे रास्ते सब लोग शांत, गाड़ी में एक अलग सी खामोशी थी। कोई किसी से कोई बात नहीं कर रहा था। करीब आधे घंटे में ये लोग मौलाना के यहाँ पर पहुंचे। वो एक छोटी दरगाह थी और वहां उन मौलाना का एक शागिर्द बाहर खड़ा था। उसने फातिमा को देखा और देखकर वो भी एकदम से कांप गया। वो इन सबको एक रूम में लेकर गया। वह पहले से ही उन मौलाना ने सारी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने निखिल को अपने सामने बिठाया और फातिमा को निखिल के लेफ्ट साइड में। और फिर उन्होंने कुरान में से वो लगातार कुछ सूरा पढ़ते रहे। करीब 20 मिनट तक ऐसा चला। तब तक निखिल के फादर भी वहां पहुंच चुके थे। वो, उनकी मदर और उनके ताऊजी पीछे बैठे थे। मौलाना ने अपने एक शागिर्द को दरवाजा बंद करने को कहा और फिर उन्होंने कुछ ध्यान किया। उसके बाद मोर पंख का जो झाड़ू होता है, जो बंधा हुआ होता है, सर के ऊपर, निखिल के सर के ऊपर करीब 5 से 6 बार घुमाया। एक कटोरे में से पानी की कुछ बूंदें निखिल के सिर पर छिड़की और फातिमा से पूछा, बता क्यों इसके पीछे पड़ी है, क्यों परेशान कर रही है इस बच्चे को? फिर फातिमा ने उन मौलाना साहब को सब कुछ बताया कि कैसे वो निखिल से मिली, क्या क्या हुआ अब तक, और कैसे वो निखिल से प्यार करती है। उनकी पूरी कहानी सुनकर वहां बैठे सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। फिर उन मौलाना ने निखिल से पूछा, क्या ये सच बोल रही है? निखिल ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर उन्होंने पूछा, इसने अभी तक तुझे कोई नुकसान पहुंचाया है? निखिल ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भी इनसे बहुत प्यार करता हूं, ये मुझे नुकसान क्या पहुंचाएगी? तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती है और मेरी जिंदगी में जितनी भी चीजें मुझे मिल रही है, ये तरक्की,
ये सब इन्हीं की दी हुई है। निखिल की ये बात सुनकर वो मौलाना साहब ने अपनी आंखें बंद की और फिर वो कुछ बुदबुदाने लगे। उन मौलाना साहब की उम्र करीबन 60-65 साल की लग रही थी और वहां उन्हें सब बहुत मानते थे। करीब 10-15 मिनट के बाद उन्होंने आंखें खोली। निखिल के फादर, उनकी मदर और ताऊजी को आगे बुलाया और इन दोनों को पीछे जाने को बोला। वो तीनों आगे आ गए और पीछे बैठकर ये दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उसके बाद निखिल की मदर ने नर्वस होकर उन मौलाना साहब से पूछा, क्या हुआ मौलाना जी, सब ठीक तो है ना? तो मौलाना साहब ने कहा, देखिए, ये जो फातिमा है ये कोई आम रूह नहीं है, ये एक जिन है और सिर्फ एक जिन नहीं, जिन्नों में भी सबसे ताकतवर खानदानी जिन। इसे मैं तो क्या, कोई भी अपने काबू में नहीं कर सकता। जैसे ही निखिल ने ये बात सुनी, उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो थी ना अभिमान वाली। आए थे बड़े कंट्रोल करने। तो निखिल मन ही मन मुस्कुरा रहा था। इसके बाद मौलाना साहब आगे बोलते हैं, मैंने सब कुछ पता कर लिया है। ये कोई बुरी जिन नहीं है, बल्कि ये तो एक अच्छे ख्यालात वाली जिन्नात है। अगर इसे आपके बेटे को मारना होता तो अब तक आपका बेटा जिंदा रह ही नहीं सकता। इसके पास पहले सब कुछ था, दौलत, शोहरत, एक बड़ा महल। वो सब छोड़ के ये आपके बेटे के पास रहने आई है, एक छोटे से फ्लैट में। अगर ये इसको नुकसान पहुंचाना चाहती तो ये उसके साथ इतने समय तक क्यों रहती? ये आपके बेटे से बहुत प्यार करती है और आपका बेटा भी उससे बहुत प्यार करता है। मेरा ऐसा मानना है कि जैसा भी है दोनों खुश रहें, दोनों को साथ रहने दो। और अगर कोई झाड़ फूक करके छेड़छाड़ की तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। उसके लिए भी जो झाड़ फूक करेगा, आपके लिए भी जो करवाना चाहते हैं, क्योंकि वाकई में वो एक बेहद ताकतवर जिन है। उसको कोई भी काबू में नहीं कर सकता है। और आपका बेटा जिंदा है, खुश है, वो खुद बता रहा है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वरना मैंने तो ऐसे बहुत केसेस देखे हैं जिसमें जिन उस इंसान को जिंदा ही नहीं छोड़ते हैं अगर वो बुरे होते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जो है दोनों को एक साथ रहने दीजिए, दोनों को एक दूसरे से अलग मत कीजिए। अब उनकी बात सुनकर सब एक दूसरे को देख रहे थे। इधर निखिल और फातिमा भी एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि आज इनके बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था। आज ये फाइनल होने वाला था कि इनकी जिंदगी का अगला मोड़ क्या होगा। सब लोगों के चेहरे और एक्सप्रेशन फातिमा ने देखे तो उसने आगे कहा कि आप सभी लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम निखिल से बहुत प्यार करते हैं। हमने इनके लिए घर छोड़ा है। इनके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन हाँ, जान ले भी सकते हैं। आप चिंता ना करें, हम इन्हें हमेशा खुश रखेंगे। ये हमारा आप सब लोगों से वादा है। इन्हें कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे। धन दौलत हमेशा इनके पास आती रहेगी। इनकी तबीयत कभी खराब नहीं होगी। ये हमेशा तरक्की करेंगे और इनके साथ साथ इनके खानदान की भी देखभाल हम करेंगे। इसलिए आप इनकी फिक्र मत कीजिए। ये अब हमारे हैं और हम इनके। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठी और उनके साथ साथ निखिल भी अपनी जगह पे अपने आप ही उठ गया और उसके बाद फातिमा ने निखिल को गले लगा लिया। अब जो भी कुछ उनके सामने हुआ, ये सब देखकर मेरे हिसाब से किसी परिवार के दिमाग में कोई कचरा नहीं रहेगा। और यहां पर उनके साथ भी यही हुआ। पूरा परिवार वहीं था। सब लोग इनके रिश्ते के लिए मान गए और करीबन 7 महीने बाद इन दोनों की शादी हो गई। अब शायद आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये सब फेक है, झूठ है, लेकिन जिनके साथ ये हुआ है उन्होंने हर एक डिटेल हमारे साथ शेयर की है। वो खुद सामने नहीं आ सकते, फोटो नहीं दे सकते, उसका कारण मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूं। तो इनकी शादी हो गई और शादी होने के बाद निखिल बता रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने वादा किया बिल्कुल उन्होंने वैसा ही किया। निखिल ने ऑफिस में जॉब करते हुए एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन की 1 साल तक और एक अच्छी रैंक के साथ एग्जाम क्लियर किया। इसमें भी फातिमा ने उनकी बहुत मदद की। वो पहले यूपीएससी की तैयारी करने वाले थे, पर उन्होंने कहा कि आप एसएससी की तैयारी कीजिए
वहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है। यूपीएससी की तैयारी आप करेंगे, आईएएस बनेंगे तो वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं है। आप एग्ज़ाम तो क्लियर कर देंगे पर अपनी लाइफ को एन्जॉय नहीं कर पाएँगे। और उनके कहने पर उन्होंने एसएससी एग्ज़ाम क्लियर किया। आज निखिल एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट पोस्ट पर है। सब है उनके पास, बंगला है, कार है, बैंक बैलेंस है, सोसाइटी में एक अच्छी रेपुटेशन है। ऑल्दो वो रिवील नहीं कर सकते कि वो कहाँ पर पोस्टेड है और किस डिपार्टमेंट में है, क्योंकि ये अलाउड नहीं होता। आप समझ सकते हैं, इतनी सेंसिटिव उनकी कहानी है। आगे निखिल बताते हैं उनके पास बहुत नॉलेज है। उन्होंने निखिल को फॉरेन लैंग्वेजेस सिखाई है, अरेबिक, जर्मन, जापानीज, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, ये सारी लैंग्वेजेस उन्होंने सिखाई है। निखिल की इंग्लिश पहले अच्छी नहीं थी, पर उनकी वजह से उनकी इंग्लिश भी फ्लुएंट हो चुकी है, वो भी बढ़िया वोकेबलरी के साथ। इसी के साथ साथ उन्होंने निखिल को स्पिरिचुअलिटी का बहुत नॉलेज दिया है। वो सारे क्वेश्चंस जो इन दिमाग में, हर एक इंसान के दिमाग में घूमते रहते हैं कि भगवान कैसा होता है, किस रूप में है, मरने के बाद क्या होता है, यूनिवर्स का एंड होगा या नहीं होगा, पुनर्जन्म होता है या फिर नहीं होता है, ये सारे सवालों के जवाब निखिल को फातिमा से जानने को मिले। और अब निखिल का दिमाग पूरी तरह से शांत हो गया है। सही ढंग से मेडिटेशन कैसे किया जाता है वो भी उन्होंने निखिल को सिखाया। निखिल खुद कबीर, गुरु नानक जी, गुरु गोविंद सिंह जी, इन सबको बहुत मानते हैं। तो जब निखिल ने उनसे पूछा कि सब असल में कैसे दिखते हैं, तो फातिमा ने उनको इन सब की एक मेंटल इमेज भी दिखाई। और वो एक्सपीरियंस निखिल के लिए बहुत बहुत अलग था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस निखिल के लिए रहा, जैसा उन्होंने बताया। इवन वो इनके परिवार का भी ध्यान रखती है। एक बार निखिल की मॉम को और उनकी फ्रेंड को मार्केट जाना था, पूजा को जरूरी सामान और शॉपिंग के लिए। उन दोनों ने एक वीक पहले ही प्लान बनाया हुआ था। जैसे ये बात फातिमा को पता चली, उन्होंने निखिल से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, आप मॉम को उस दिन मार्केट नहीं जाने देंगे। तब उन्होंने ये नहीं बताया कि वो ऐसा क्यों कह रही हैं, लेकिन वो हर दिन उनको याद दिला रही थी कि आप मार्केट नहीं जाने देंगे मॉम को, आप मार्केट नहीं जाने देंगे मॉम को। निखिल ने बहुत पूछा पर उन्होंने उसको कुछ भी नहीं बताया। अब जिस दिन निखिल की मदर और उनकी फ्रेंड को मार्केट जाना था, तो फाइनली जाके उन्होंने निखिल को बताया कि आज दोपहर के करीब 4 बजे मॉम और उनकी फ्रेंड का बस एक्सीडेंट होने वाला है। उस एक्सीडेंट में दोनों की जान जाने वाली है। ये बात सुनकर निखिल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पूछा कि आप सच कह रही हैं ना? तो फातिमा ने हाँ में सिर हिलाया और कुछ नहीं बोला और वहां से चली गई। निखिल सीधा घर पहुंचा, उसने तुरंत माँ को रोका और जाने ही नहीं दिया। उसकी मदर जाने को तैयार थी, उसने उनका बैग छीन लिया, उनसे कहा कि आप अपनी फ्रेंड को मना कर दीजिए कि आज नहीं अगली बार जाएंगे। अब उसने भी अपनी मदर को कोई रीजन नहीं बताया। उनके पैर पकड़ लिए। उन्होंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया, भाई बेटा वो कर रहा है, तो उनकी जो फ्रेंड थी वो और भी ज्यादा जिद्दी थी। उन्होंने बोला कि तेरे को नहीं जाना तो मत जा, मैं तो आज ही मार्केट जाऊंगी और चाहे अकेले ही जाना पड़े। अब निखिल की मदद बोली, नहीं नहीं चल मैं भी आती हूँ, तेरे को अकेले नहीं जाने दूंगी। और जैसे निकलने लगी, निखिल सीधा जाके दरवाजे के ब्लॉक करके खड़ा हो गया और वहीं बैठ गया कि नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, आज तो आप मार्केट नहीं जा सकती हो। अब निखिल की मदर तो रह गई, लेकिन उनकी फ्रेंड नहीं मानी, वो अकेले ही चली गई। फिर करीबन शाम को 7 बजे निखिल की मदर के पास उनकी एक दूसरी फ्रेंड का फोन आता है और वो बताती है कि 4 बजे के आसपास उनकी फ्रेंड जो मार्केट गई थी, लौटते वक्त एक बस सीधी उनके ऊपर चढ़ गई और वहीं ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो गई। जैसे ही निखिल की मदर ने ये बात सुनी, उन्होंने निखिल की तरफ देखा और वो फूट फूट कर रोने लगी और उसे जोर से गले से लगा लिया और बोला, तुझे कैसे पता? तब निखिल ने बताया कि मुझे फातिमा ने बताया था। उसके बाद निखिल की मदर निखिल और फातिमा दोनों को गले लगाकर रोने लगी। ऐसे ही एक दिन निखिल के पास वो गई और उनसे कही कि ध्यान से सुनो, जो मैं आपसे बोलूं आपको बस वही करना है। उन्होंने कहा कि आप सीपीआर देना सीख लीजिए। तो सीपीआर कैसे दिया जाता है उसकी वीडियोस देखने के लिए उन्होंने निखिल को फोर्स किया, पढ़ाई करवाई कि सीपीआर कैसे देते हैं। उनसे कहा कि आप अच्छे से समझ लें इन सब चीज़ों के बारे में। अब निखिल को समझ नहीं आता कि वैसा क्यों कह रही है। लगातार 5 दिनों तक फातिमा ने निखिल को सीपीआर देना के वीडियोस सिखाए, आर्टिकल्स पढ़वाए और छठे दिन
सुबह ही कहा, आप एम्बुलेंस का नंबर अपने फ़ोन में स्पीड डायल पर रख लें। उसके अलावा उन्होंने कुछ मेडिसिन्स लाने को भी कहा और कहा कि इन मेडिसिन्स को आप अपनी जेब में रख लें और ध्यान से सँभाल कर रखें। और ये भी कहा कि आप अपने पापा के पास जाइए आज, क्योंकि पापा को आपसे कुछ काम पड़ सकता है। इसके करीबन 4 घंटे बाद पापा, मदर इनकी ये सब हॉल में बैठे थे कि अचानक से इनके फादर को चेस्ट पेन होने लगा। वो सीधा नीचे गिर गए और उनकी साँसें तेज़ हो गई। निखिल को पहले एकदम से कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तभी पीछे से फातिमा ज़ोर से चिल्लाई, "पापा को सीपीआर दीजिए, पापा को सीपीआर दीजिए।" निखिल होश में आता है और तुरंत वो उनको सीपीआर देता है। तब कहीं उनकी जान में जान वापस आती है। उन्हें हार्ट स्ट्रोक आया था और उनको बिठाकर फिर मेडिसिन्स वगैरह दी, फिर उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने चेक किया तो बताया कि इनका बीपी बहुत लो हो चुका था और अगर टाइम पर सीपीआर नहीं मिलता तो इनकी डेथ भी हो सकती थी। ये सुन के फिर से पूरा का पूरा परिवार फातिमा की तरफ देखने लगा। निखिल की मदर, जो पहले फातिमा को एक कल्प्रिट समझती थी, एक खतरनाक जिन, उन्हें लगता था कि वो उनकी बेटे की जान ले सकती है, लेकिन अब आज उन्हें लग रहा था कि उस फातिमा ने उनकी और उनके पति दोनों की जान बचा ली है। मेरे पास बताने को इतना कुछ है जो निखिल ने मुझसे शेयर किया है, लेकिन ये स्टोरी इतनी बड़ी हो जाएगी। 6 बार रोड एक्सीडेंट से फातिमा ने निखिल को बचाया है। निखिल के ताऊजी को एक बहुत बड़े बिजनेस लॉस से बचाया है। तो यह है निखिल और फातिमा की कहानी। वो आज भी साथ हैं और मैं तो चाहूंगा कि वो हमेशा साथ रहें। लेकिन निखिल ने हमें कुछ और छोटी चीजें बताई हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। वो उनके साथ बिल्कुल इंसानों की तरह रहती है, बिल्कुल ह्यूमन फॉर्म में, से हमारे हाथ हैं, दिल हैं, वीन, सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। वो एजलेस हैं, उनकी एज बदलती नहीं है, लेकिन अब धीरे-धीरे क्योंकि वो इंसानों के साथ रहने लगी है, उनकी शक्तियाँ थोड़ी-सी कम हो गई, थोड़ा-थोड़ा वो एज कर रही हैं। वो पहले कभी बीमार नहीं हुआ करती थी, ना ही निखिल कभी बीमार हुआ करता था, पर कभी-कभी मेरे छोटी-छोटी छींक-वीक आना, इस तरह की बीमारी उन्हें हो जाती है, बाकी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। इनको दारू, सिगरेट ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है और टैटूज़ बनवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सख्त नफ़रत है। निखिल के पास कोई भी लेडीज़ आए, बिल्कुल पसंद नहीं है एक्सेप्ट इनकी मॉम। अनइंटेंशनली भी कोई उनको टच ना करे। बहुत शांत है, लेकिन जब कोई इनका नुकसान करता है, स्पेशली निखिल का, तो बहुत गुस्से में आ जाती है। इनके परिवार में एक बार किसी को पता चला कि वो एक जिन है, तो उन्होंने एक मोमिन के थ्रू उनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की। कुछ रिचुअल उन्होंने किया, जिसका पता फातिमा को लग गया। उन्होंने उन्हें कुछ नहीं कहा, एक बार बस इग्नोर कर दिया और उन्हें, कहते हैं ना कि एक बार वार्निंग देकर छोड़ दिया। लेकिन जब वो दूसरी बार भी नहीं माने, तो फिर उसके बाद ना चाहते हुए भी, क्योंकि उन्होंने जो रिचुअल किया था वो उसको कंट्रोल करके अपने काम करवाना चाहते थे, तो जब आत्मरक्षा की बात आ जाए तो सब सही होता है। तो फिर फातिमा ने अपनी असली ताकत दिखाई। वो जो मोमिन था वो पैरालाइज्ड हो गया, उसकी जुबान चली गई और जो इनके रिश्तेदार थे जिन्होंने ये करवाने की कोशिश की थी, उनको भी पैरालिसिस हो गया और वो भी 6-8 महीने के लिए बेड पर चले गए। जब उनको अक्ल आ गई तो फातिमा ने वापस से उन्हें ठीक कर दिया। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो निखिल ने बताई है, पर मैं अब सब कुछ आपसे शेयर नहीं कर सकता। बट हाँ, ये है एक अजीबो-गरीब दास्तान, एक डिवाइन पावर के साथ रहने का मौका निखिल को मिला। शायद निखिल ने पुराने जन्मों में कुछ ऐसे अच्छे काम किए होंगे जिसकी वजह से उन्हें फातिमा मिली और आज वो दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं। हमारी भगवान से यही प्रार्थना है, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा साथ रहें, कभी कोई अड़चन, कोई दिक्कत आपकी लाइफ में नहीं आए। वैसे तो आपके पास जो पावर है, आपकी लाइफ में कोई अड़चन नहीं आएगी, बट फिर भी जैसा आप अपना जीवन चाहते हैं वैसा जीवन बना रहे। मेरी और हमारा जो यूट्यूब परिवार है, जो हमारा पूरा ऑडियंस का परिवार है, उनकी तरफ से आपको आपके आगे आने वाले जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस इतना ही हम लोग कह सकते हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में दुनिया में ऐसी चीजें पॉसिबल है?
जहाँ एक तरफ हम लोग ये सोचते हैं कि हम साइंस में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, लेकिन एक स्पिरिचुअल साइड पे जब हम चले जाते हैं, तो हमारा दिमाग चीज़ों को मानने को तैयार नहीं होता है। आई एम वेरी श्योर निखिल भी पहले इन सब बातों को नहीं मानते थे या नहीं मानते होंगे, लेकिन जब उनकी ज़िंदगी में ये सब हुआ और उन्होंने रियलाइज़ किया कि यार ये सब कैसे पॉसिबल है। वैसे आपको क्या लगता है, ये सब पॉसिबल है या नहीं? अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।